फ्रेंड्स, वो बैटरी लो हो गई थी फ़ोन की, तो इस वजह से वीडियो को ऑफ करना पड़ा। और हम लोग बात कर रहे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है जो कि भोपाल में स्थित है। ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्यावसायिक शिक्षा इसके माध्यम से प्रदान की जाती है। ये इसमें क्लासेस नहीं लगती हैं। एक प्रकार का ये केंद्रीय संस्थान है जो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस का निर्धारण करता है ना। और उसको क्या करता है, कई संस्थान होते हैं जो ये व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, उनको अप्रूव करता है कि आप व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो ये यहाँ से संबद्ध होते हैं। तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की बात रही। RIEE क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान होते हैं। हर राज्य में रीजनल एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हमारे भोपाल में भी RIE है, तो ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है, भोपाल में स्थित है। NCVT की बात करते हैं। NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो ये एक काउंसिल है और ये भी क्या है, सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। 1956 में इसका गठन हुआ था। क्या करती है, ये जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, वोकेशनल जो ट्रेनिंग्स होते हैं, व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। पाठ्यक्रम जो होता है, सिलेबस होता है, उसको निर्धारित करती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ITI, किसी को ITI करना है, तो ITI क्या है, व्यवसायिक कोर्स है ना, व्यवसायिक कोर्स है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, NCVT से किसी भी इंस्टीट्यूशन को मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। सपोज दैट कि एक भोपाल में हमें इंस्टीट्यूशंस खोलनी है, किसी भी व्यक्ति को एक इंस्टीट्यूशन खोलनी है भोपाल में जो क्या करे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए, है ना, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण करवाए, तो उसे NCVT से मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, वो संबद्ध होंगे। तो NCVT इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सलाह देता है, सलाह इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उनको सलाह देता है कि आप वोकेशनल व्यावसायिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम का संचालन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उद्यमी बनाइए, है ना, उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो ये काम होता है किससे का, NCVT का। बात करते हैं अगले संस्थान की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, NIEPA। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी इसकी स्थापना, और यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के तहत स्थापित। ये किसके साथ 10 वर्षीय संविदा के तहत स्थापित हुआ था, यूनेस्को, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, है ना। तो यूनेस्को के साथ इसका कोलाबोरेशन करके इसका गठन किया गया, किसका, NIEPA का। यह भारत सरकार का स्वायत्त शासी विभाग है और यह संस्था भारत के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करती है। जो भारत में शैक्षिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे अध्यापक हो गए, हैं ना, तो उनको और ज़्यादा उनके क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करता, उनकी जो गुणवत्ता है, उनके जो क्वालिटी है, उनमें सुधार करना, है ना। तो ये किसका काम होता है, NIEPA का। तो शिक्षा से संबंधित योजना भी बनाती है ये। शैक्षिक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न सेमिनारों तथा वर्कशॉप का भी आयोजन करती है। मेन मोटिव क्या है इसका, कि जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, जो शैक्षिक कार्यकर्ता होते हैं, जो पढ़ाते हैं, अध्यापक हो गए, चाहे वो है ना, कोई भी हुए, तो उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन करवाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करवाती है और उनसे संबंधित योजनाएं बनाती है, शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाती है, नई नई नीतियों को लाती है, लागू करती है। तो ये सारे काम किसके होते हैं, NIEPA के। इसका मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे यूनेस्को के साथ इसको कोलाबोरेट करके, इसको कोरिलेट करके, मतलब इसका डिजाइन किया गया है। तो ये हुआ, ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT,
एनबीटी के बारे में केवल इतना जानिए कि ये मतलब बुक ट्रस्ट से नाम ही पता चल रहा है कि मतलब कि जो पुस्तक से संबंधित कोई भी विशेष बात होगी, है ना, तो प्रकाशन से संबंधित, तो इस पे कौन काम करता है? एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। विश्व पुस्तक मेला का भी आयोजन कौन करवाता है? नेशनल बुक ट्रस्ट। ये कहाँ होता है? दिल्ली में होता है, हर दूसरे वर्ष में होता है, 14 से 20 नवंबर को होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं किसकी? आगे हम लोग बात करेंगे कुछ और संस्थानों की जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव सेल्स। अब हम सेल्स की बात करेंगे। लगभग सारे संस्थान हो गए थे। फिर आईआईटी, एनआईटी की चर्चा हम बाद में करेंगे। उसमें केवल इतना जानना है कि कितने एनआईटी काम कर रहे हैं, कितने एनआईटी स्थित हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो NIEPA हो गया, NCERT हो गया, और NBT हो गया, नेशनल बुक ट्रस्ट हो गया, NCBT हो गया। तो ये सारे इनके गठन की बात आप ध्यान में रखिएगा, उनका काम क्या है ये ध्यान में रखिएगा। जो NCBT है वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग से जो भी संबंधित जो संस्थान होंगे जो वोकेशनल ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं उनके लिए क्या करेगा? उनको मान्यता प्रदान करेगा। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं कुछ संस्थानों की हैं। अब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक इनोवेटिव सेल्स को लॉन्च किया है ना, कई इनोवेटिव सेल्स बनाए हैं जिनके तहत वो नवाचार को, नई तकनीकियों को, नई पद्धति को शिक्षा में इंटीग्रेट करवा रहे हैं, है ना, इंक्लूड करवा रहे हैं। शिक्षा में नवाचार बढ़ाएं, शिक्षा में और विकास करें, है ना, शिक्षा में नई नई पद्धतियों को, तकनीकियों को लाएं, मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना, थ्योरी पे कम फोकस किया जाए, प्रैक्टिकल कार्य ज़्यादा किया जाए, है ना। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है? इनोवेटिव सेल्स को लॉन्च किया है। हायर एजुकेशन के अंतर्गत इनोवेटिव सेल्स आते हैं और ये मेनली 12th के बाद का ही जो एजुकेशन होता है उसके लिए ये सेल्स बनाए गए हैं। मतलब कि आप 12वीं के बाद ही, 12वीं तक तो आप बिल्कुल पढ़ाई करते हैं कंसंट्रेटेड, और कि आपको स्कूली शिक्षा में आपको कोई विशेष ध्यान ये नहीं देना होता है कि आपको ये करना, लेकिन आप 12वीं के बाद जब जाते हैं तो आप फोकस्ड हो जाते हैं अपने कैरियर के प्रति। तो इनोवेटिव जो सेल्स है तो कई तरह की सलाह देता है ना, इनोवेशंस, नए नए पद्धतियों को लॉन्च करता है, नई नई तकनीकियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये जो सेल्स होते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव सेल्स, जिसे मिक कहते हैं, MIC, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव सेल्स, MIC। तो इनोवेटिव सेल एक है एरिला, ARILA, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। तो इसका नाम याद रखिए, किसके लिए है? इनोवेशंस, मतलब आप नवाचार लाएं, शिक्षा में नई नई पद्धतियां लाएं, नई नई टेक्निक्स का प्रयोग करें, ना कुछ नया अचीव करें, तो इसके लिए है एरिला। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 ये भी है। ये भी क्या करता है? इंडिया में जो जितनी शिक्षाएं हैं, शिक्षा की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम है, उसको स्मार्ट तरीके से किया जाना चाहिए, है ना। मतलब उसको बिल्कुल परंपरागत तरीके से शिक्षा को अब नहीं करना है, एजुकेशन में स्मार्टनेस लानी है। तो इसके लिए ये सेल्स होते हैं। एक कपिला है, कलाम प्रोग्राम फॉर IP लिटरेसी एंड अवेयरनेस। ये अवेयरनेस को बढ़ावा देता है कि आप क्या करें, अवेयर हो जाइए, शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाइए। शिक्षा में क्या क्या अब क्या हो गया है ना कि परंपरागत तरीके से शिक्षा जो भी कर रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप तकनीकी को लाइए, नवाचार को लाइए, इनोवेशन लाइए, तब तो आपका कैरियर सिक्योर है। अदरवाइज यदि परंपरागत तरीके से आप 12th कर रहे हैं, इसके बाद BA BSc जो भी है तो हो गया, आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, पद्धतियां नहीं लाएंगे नई नई, तो क्या है कि आप सरकार के माथे आप डिपेंडेंट रहिए, सरकार पे डिपेंड रहिए, और जब नौकरियां निकाले तब आपकी भर्ती हो। अदरवाइज आप अपने से सेल्फ मतलब स्वयं से आप कुछ भी डेवलप करने में असक्षम होंगे। तो स्मार्टनेस लाना एजुकेशन में ज़रूरी है। युक्ति
2.0 ये इम्पॉर्टेंट है युक्ति परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। युक्ति 2.0 ये इसका वर्जन है 2.0। यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। मतलब क्या करना है कि नॉलेज को लाना है, मतलब कि कोरोना काल के टाइम पे क्या हुआ, इसको लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2020 में, और इसका फुल फॉर्म ये है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी। आप कोरोना के साथ साथ नॉलेज का ग्रहण करिए, टेक्नोलॉजी को लाइए, इनोवेशंस को सपोर्ट करिए। ये है, तो ये कुछ नाम है, ये आप याद रखिएगा। काम भले नहीं याद हो, नाम याद होना चाहिए। एरिला, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, कपिला, युक्ति इम्पॉर्टेंट है। लॉन्च कब हुआ था? 12 अप्रैल 2020 को। और ये टेक्निकल एजुकेशन में नवाचार को प्रोत्साहित करता है कि आप टेक्निकल एजुकेशन जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, मैनेजमेंट हुआ, उन सभी एजुकेशंस में क्या करना है, इनोवेशंस को लाना है। इनोवेशंस को ये युक्ति मोटिवेट करता है। इसमें हुआ एक निस्प, ये भी इनोवेटिव सेल्स है। ये क्या करता है, बिजनेस स्टार्टअप के लिए क्या करता है, बच्चों को, विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है। नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, ये क्या करता है, स्टार्टअप मतलब बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कई पॉलिसीज बनाता है और बच्चों को प्रोवाइड करवाता है। तो ये रही बात हमारी किसकी, मिक की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेटिव सेल्स। एरिला, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, कपिला, युक्ति, निस्प। अब बात करते हैं निर्फ की। NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रैंकिंग, संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है, हर साल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो शीर्ष स्तर पे अपना काम करते हैं, है ना, तो उनकी रैंकिंग की जाती है। इसके रैंकिंग के आधार पर फर्स्ट सेकंड पोजीशंस पे इंस्टीट्यूशंस को रखा जाता है कि कौन शीर्ष में है, कौन अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं और कौन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 29 सितंबर 2015 को लॉन्च हुआ था। यह देश भर में उच्च शिक्षण शीर्ष कॉलेजों, विश्वविद्यालय की रैंकिंग करने के लिए कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब क्या करता है, ये रैंकिंग करता है इंस्टीट्यूशंस के पाठ्यक्रम के आधार पर, संचालन के आधार पर, है ना, असेसमेंट नहीं करता है, रैंकिंग करता है, मतलब रैंकिंग प्रदान करता है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर सारे, मतलब उनके सिस्टम, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके सिस्टम होल जो उनका सिस्टम होता है, चाहे वो क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसीज़ का हो, तो इनको मद्देनजर रख के क्या करता है, रैंकिंग प्रदान करता है। तो रैंकिंग 2022 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रैंकिंग जारी की। शीर्ष 5 स्थान कौन कौन से हैं? टॉप 5 इंस्टीट्यूट। टॉप 4 की बात करते हैं। IIT मद्रास, जो IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है। IISc बेंगलुरु है, फिर IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली है। तो फर्स्ट पोजीशन में कौन है निर्फ की रैंकिंग में? IIT मद्रास। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास फर्स्ट रैंकिंग में है। अब रैंकिंग की जो घोषणा होती है वो यूनिवर्सिटी की भी होती है, कॉलेज की होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की होती है, मैनेजमेंट की, फार्मेसी की, हर वे में की जाती है। चाहे वो फार्मेसी से संबंधित कॉलेज हो, चाहे वो नर्सिंग से संबंधित, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, जो अपने लेवल पे, अपने विषय पे, अपने जो उनका पाठ्यक्रम है उनके बेस पे, उनके विषय में वो सर्वश्रेष्ठ हों। जैसे कि डेंटल इंस्टीट्यूट है कोई, तो डेंटल इंस्टीट्यूट जितने भी संचालित हो रहे हैं पूरे भारत में, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है ना। मेडिकल इंस्टीट्यूट में भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सारे जो कॉलेजेस हैं जो अलग अलग पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं, अलग अलग कोर्सेस से अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, उनकी सबकी रैंकिंग होती है। तो जान लेते हैं कुछ रैंकिंग जिनके मतलब कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी रैंकिंग जान लेते हैं। जैसे कि
यूनिवर्सिटी श्रेणी में सीट्स 3 स्थान में कौन कौन से हैं? आईएससी बेंगलुरु, ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सिटी सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी भारत में कौन सी है? आईआईएससी बेंगलुरु। दूसरे नंबर पे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली है। तीसरी जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली है। तो 3 पोजीशन पे सर्वश्रेष्ठ 3 जो यूनिवर्सिटी हैं निफ्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग, आईएससी बेंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली। कॉलेज की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज कौन से हैं? मिरांडा हाउस नई दिल्ली, हिंदू कॉलेज नई दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। तो ये 3 कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं? इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन कौन से हैं? आईआईटी मद्रास जो कि सर्वश्रेष्ठ है। जो एनआईआरएफ की रैंकिंग है उसमें सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन की जो पोजीशन है वो आईआईटी मद्रास की है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में तो आएगा ही। तो ओवरऑल रैंकिंग किसकी है? फर्स्ट आईआईटी मद्रास की है, और इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे, इनकी तीन आईआईटी हैं, है ना। मैनेजमेंट श्रेणी में कौन कौन से हैं? आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम बेंगलुरु, आईआईएम कलकत्ता, है ना, कोलकाता। मेडिकल श्रेणी में मेडिकल इंस्टीट्यूट कौन से सर्वश्रेष्ठ हैं? एम्स दिल्ली, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, सीएमएस वेल्लोर कर्नाटक। लॉ श्रेणी में कौन से सीट्स 3 में है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इनकी चर्चा हम करेंगे अभी डिटेल में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली। तो ये हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बारीकी से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएं कि कौन किस किस पोजीशन पे हैं। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द फर्स्ट पोजीशन पे है, और शोध श्रेणी में आईआईएससी बेंगलुरु है। तो ये रही कुछ रैंकिंग जो इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसे। अब बात करते हैं हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, जो बेंगलुरु एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ था। और अब अलग से भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हम कुछ ऐसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ की, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, संस्थान हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, और बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित हैं, तो उनकी चर्चा हम करेंगे अलग से विस्तार से, क्योंकि इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी बड़ा हो जाता है। एनएलयू राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईआरएफ की रैंकिंग पे बेंगलुरु ही पहले स्थान पे था, और पहला जो एनएलयू है यूनिवर्सिटी है वो बेंगलुरु का ही था। बेंगलुरु 1987 में ये बना, है ना। तो एनएलयू सबसे पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो थी वो बेंगलुरु में इस्टेब्लिश हुई 1987 में, और एनआईआरएफ 2022 की रैंकिंग में लॉ की श्रेणी में सबसे पहला स्थान किसका है? इसी यूनिवर्सिटी का है। वर्तमान में कितने यूनिवर्सिटी हैं विधि से संबंधित? 16 एनएलयू वर्तमान में भारत में स्थित हैं, है ना। राष्ट्रीय विधि यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 16 है वर्तमान में, और उनमें इनका कार्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण कानूनी शिक्षा, मतलब कानूनी शिक्षा में क्या हो? सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण हो, क्वालिटी हो, है ना। तो कानूनी शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, ये सब किसका काम होता है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। मतलब लॉ की संबंधित शिक्षा में जितना भी इम्प्रूवमेंट हो सके करना है। फर्स्ट एनएलयू रैंकिंग बेंगलुरु की ही है। एंट्रेंस इसमें यदि 12th के बाद अब यदि इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपको क्लेट की परीक्षा को पास करना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तब जाके आपको जो हायर रैंकिंग की जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गई एनएलयू की बात। अब बात करते हैं आईआईएम की, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारत में कुल कितने आईआईएम हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं, और
6 राष्ट्रीय स्तर के IIMs हैं। भारत में कितने हैं? 20 हैं। और नेशनल लेवल के IIM 6 हैं। कौन कौन से? IIM बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर। मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में एक IIM है, इंदौर में स्थित है ना, एक कोझिकोड। तो 20 IIM कितने हैं? भारत में कुल 20 IIM है। 6 नेशनल लेवल के IIM है। IIM बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड। मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित है। बात करते हैं NIT की, जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित इंस्टीट्यूट होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से संबंधित। तो ये भारत में कितने NIT हैं? 31 हैं। कहीं कहीं डिस्प्यूट है, किसी बुक्स में 30 दिखा रहा है और कहीं 31 है। तो अभी फ़िलहाल हम मान के चलते हैं 31। यदि 30 और 31 में कोई एक ऑप्शन दिया है तो आप उसको ही टिक करिएगा। यदि 31 है तो 31, यदि 30 है तो 30, है ना। तो भारत में NIT 31 है। गोवा में भी है। गोवा में पहले यूनिवर्सिटी तक नहीं थी, लेकिन अब NIT भी है। मध्य प्रदेश में भोपाल में है, जिसे मैनेट के नाम से जानते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो IIM इंदौर में है मध्य प्रदेश में, NIT भोपाल में है। तो विशेष ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं IIT की। हमने NLU पढ़े, IIM पढ़े, NIT पढ़ा। अब बात करते हैं IIT की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में कुल कितने IIT हैं? 23 हैं। कितने हैं? 23 हैं। मध्य प्रदेश में एक है, इंदौर में। पहली रैंकिंग किसकी है? बात कर चुके हैं हम लोग, NIRF में IIT मद्रास की। अब एम्स की बात करते हैं। एम्स कितने हैं? एम्स 15 हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। IISER कितने हैं? 7 हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो IISER 7 हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये कितने हैं? इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भारत में 161 हैं, 161, 161। मध्य प्रदेश में 8 हैं। तो जो भारत में है तो उनकी पूरी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश में है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में पहला जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल इम्पोर्टेंस, वो है अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। और बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट की जो मध्य प्रदेश में है नेशनल इम्पोर्टेंस के, वो हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये जबलपुर में है ना। वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला कहाँ था? ग्वालियर में था। ये पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा नाम याद रखिएगा। ये कहाँ है? जबलपुर में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, जबलपुर में स्थित है। तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल में है ना। तो ये भोपाल में हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट। चौथा है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस के जो 8 मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज हैं, संस्थान हैं, उनकी बात की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ये इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भोपाल में है। IISER स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये भी भोपाल में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी भोपाल में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी भोपाल में है। तो 8 इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ और संस्थान हैं, ये इनकी बात हुई। अब स्टेट यूनिवर्सिटी क्या है और भारत में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं और मध्य प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय, इनकी बात करते हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी
यूजीसी एक्ट 1956 की धारा बी में वर्णित हैं। जो यूजीसी एक्ट, हमने यूजीसी अधिनियम पढ़ा था 1956 में जो लागू हुआ था, उसकी कई धाराएं हैं और धारा 12 के बी में ये बताया गया है कि राजकीय विश्वविद्यालय हैं क्या। तो भारत में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 264। कुल राजकीय विश्वविद्यालय 264 है। और मध्य प्रदेश में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? 16 हैं। तो ये हुए। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है भारत में? 126 हैं। और मध्य प्रदेश में 1 है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में है। कौन सा है? मध्य प्रदेश वाला इंपॉर्टेंट है ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल 1 है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसके अंतर्गत आती हैं? यूजीसी की जो धारा 1956 यूजीसी एक्ट 1956 की जो धारा 2F है और 12 है, इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये हुई किसकी बात? स्टेट यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब बात करते हैं हम किसकी? केंद्रीय विश्वविद्यालय की। हमने स्टेट यूनिवर्सिटी देख लिया, डीम्ड यूनिवर्सिटी देख लिया। हमें मतलब आप एक बार डिटेल कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय हैं, ये तो चर्चा कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं आप एक तरफ से नाम देख लीजिएगा, है ना। तो कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, उनका क्षेत्र भी पूछ लेता है। आगे यदि मेरे पास टाइम होगा तो इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। अब बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की। केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय थोड़ी सी बड़ा टॉपिक है, क्योंकि 10 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो अलग मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो ये जो केंद्रीय मंत्रालय है, और अभी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी AIU है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इनकी भी चर्चा करनी है। तो अलग से वीडियो एक आएगा, उनमें चर्चा कर दी जाएगी पूरी, और यदि हो सकेगा तो DBT और DST को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा? यूनेस्को, यूनिसेफ, ADB, ये सब। तो एक अलग से वीडियो आएगा 10-15 मिनट का। क्या है ना कि लेक्चर बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत है, और इम्पॉर्टेंट कंटेंट इंक्लूड करना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो थोड़ी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल और मेरे जो कंटेंट हैं वो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए हों और इम्पॉर्टेंट लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और मुझे आगे बढ़ाइए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारा चैनल और आगे जाएगा। और अभी जो नई नई परीक्षाएं आ रही हैं, है ना, तो उन पे भी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। अभी जैसे कि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है, तो उस पर भी चर्चा होगी। आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी है, उसमें जो PGT का पोस्ट है, उसमें जो PRT की पोस्ट है ना, TGT की है, तो कई सारी पोस्टें आई हैं। तो हम PGT में जो सलेबस है ना बायोलॉजी की, उसका डिस्कशन करेंगे, उसकी भी तैयारी इस वीडियो में हो, इस चैनल में होगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।